हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंचो साइंस में यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कूलॉम्स लॉ को स्टडी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। ये फिजिक्स का चीज़ है। क्लास 10 में, क्लास 12 में, आईआईटी वगैरह के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ भी है। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ क्या होता है उसको देखेंगे, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन उसको भी स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका लिमिटेशंस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ होता क्या है इसको देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, कूलॉम्स लॉ का डेफिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पर देखिए स्टैटिक वर्ड है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड है स्टैटिक। ये जो स्टैटिक वर्ड है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक का मतलब होता है कि वैसा कोई चार्ज जो रेस्ट में हो, वैसा कोई भी चीज जो रेस्ट में हो उसको स्टैटिक कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब रेस्ट में होना, और दूसरे पॉइंट का मतलब अच्छे से समझते हैं। पॉइंट का मतलब बहुत छोटा सा कोई चीज होना, जैसे ये पॉइंट है ना। स्टैटिक और पॉइंट मतलब रेस्ट में होगा कोई चार्ज जो रेस्ट में होगा। कोई दो चार्ज है, सपोज देखते हैं क्या बोला गया कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज। दो पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ये वाला है और दूसरा पॉइंट चार्ज सपोज ये वाला है ना। एक पॉइंट चार्ज, ये दूसरा पॉइंट चार्ज, ठीक। और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। पॉइंट चार्ज का बात कर रहे हैं, उसका मतलब हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों चार्ज सेम सेम भी हो सकते हैं, लाइक चार्ज भी हो सकता है और अनलाइक चार्जेस भी हो सकता है। तो चाहे जो भी चार्ज हो, लेकिन फोर्स तो इनके बीच लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज का प्रॉपर्टी है कि दो चार्ज के बीच 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे रिपल्सन का फोर्स हो, लेकिन फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। तो फोर्स कितना होता है वो कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स लॉ का यूज किया जाता है। क्या होता है फिर से सुन लीजिए कि दो पॉइंट चार्जेज है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स लॉ का यूज किया जाता है। ठीक है, होता क्या सो पहले देखते हैं इस लॉ को। तो इसमें कहा गया कि दो पॉइंट चार्ज अगर आपको दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट चार्ज, सपोज हम मानते हैं कि ये पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट का जो चार्ज है वो है Q1, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है वो है Q2, ठीक। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, सपोज इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं, है ना। उन डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। इस केस में अब देखते हैं हम लोग कि इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा होगा। चाहे जो भी फोर्स होगा, अट्रैक्शन का और रिपल्सन को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो कूलॉम्स लॉ का यूज किया जाएगा। और कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि जो दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, हमने माना उस फोर्स को F। अगर हम मानते हैं कि वो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, F है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है पहले कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज। दोनों जो चार्ज है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जो फोर्स अप्लाई हुआ, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट का, मतलब Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे क्या बोला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली ध्यान दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ किसका, डिस्टेंस का। डिस्टेंस किसके बीच का, दोनों चार्ज के बीच। तो दोनों चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस है, हमने माना था R। तो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। बोलो ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब R स्क्वायर। R स्क्वायर इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होगा कि जो F है हमारा, जो F है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ R। R का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर F इज डायरेक्टली मतलब एक प्रोपोर्शनल का साइन दिए, और क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या लिखते हैं, 1/1/R स्क्वायर, है ना। जो कूलॉम्स लॉ कहा गया, कूलॉम्स लॉ का जो डेफिनेशन है, कूलॉम्स लॉ जो कहा गया है
जो स्टेटमेंट है इनका, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ दो एक्सप्रेशन मिला अपने को। क्या क्या मिला? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग बोथ, कंबाइनिंग बोथ, अगर दोनों को हम कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बना दे तो क्या बनेगा? एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या क्या, एक हो जाएगा ऊपर Q1 इंटू Q2 और बाय में आ जाएगा R का स्क्वायर होगा। ये निकल गया अपना जो कूलम्ब्स लॉ का हाउस के अकॉर्डिंग एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों दिख रहा है इसके अंदर, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया इसको, है ना? ठीक है। अच्छा, जब कभी भी हम लोग कहीं भी आप देखते होंगे, कभी भी फिजिक्स में जब ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो ये रिप्लेस हो जाता है इक्वल में। इसे इक्वल के साइन में रिप्लेस करना पड़ता है ताकि एक इक्वेशन मिल सके। ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। एक इक्वेशन के लिए इक्वल होना जरूरी है, तो इसको इक्वल में हम रिप्लेस कर देंगे। अगर बदल देते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई पक्का कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। देखते हैं क्या आएगा, क्या होगा। देखिए, एफ इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? इक्वल में कन्वर्ट हो रहा है। और इस केस में एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर आता है के। वो कांस्टेंट क्या आता है? के इंटू Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है? जहां पर के क्या है? वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, PORTI, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना? के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के का अलग अलग नाम भी है, आगे जाकर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। और जब हम लोग आगे क्लास में परमिटिविटी पढ़ेंगे, परमिटिविटी को अगले वीडियो में देखेंगे, तो उसमें लोग देखेंगे के को अलग से के बराबर निकाला जाता है। क्या देखिए आगे, के बराबर हो जाता है, यहाँ देख लीजिए, के इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे, इस इक्वेशन को, जब हम लोग परमिटिविटी को स्टडी करेंगे तो अगले वीडियो में इसको देखा जाएगा परमिटिविटी क्या होता है, और उसमें हम लोग देख पाएंगे कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आया और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है। ये सब कुछ अगले वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है कि k इज इक्वल टू होता क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए अगर किसी मीडियम का बात करते हैं तो एप्सिलॉन लिख सकते हैं, एप्सिलॉन m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम k का वैल्यू, यहाँ पर जो k का जो ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें k के जगह पर, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? ये देखिए इक्वेशन बन जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ऐसे करते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। देखिए इसको यहाँ लिखते हैं। अगर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा। फाइनल इक्वेशन आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 पाई में R का स्क्वायर। ये R का स्क्वायर, ये मेरा बन गया फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ये इस k का एक वैल्यू भी होता है, k का वैल्यू, फिर ये एप्सिलॉन नॉट, ये सब चीज़ का वैल्यू, परमिटिविटी अगले वीडियो हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि वैल्यू क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन अभी इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को ध्यान रखिए, f इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अच्छा, तो इसका आगे हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस क्या है कूलम्ब्स लॉ का। तो लिमिटेशंस पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है। कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है, कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है। जहाँ अप्लाई नहीं हो सकता उसके लिए देखते हैं, और क्या कमी है, मतलब ये यूनिवर्सल लॉ है कि नहीं है,
उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये कूलॉम्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा जा सकता। कूलॉम्स लॉ जो है, कूलॉम्स लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते। अच्छा, इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ, कूलॉम्स लॉ को, ये जो कूलॉम्स लॉ दिख रहा है, कूलॉम्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों यूनिवर्सल लॉ नहीं है? क्योंकि ये हर एक जगह पर काम नहीं करता। यूनिवर्सल लॉ उस लॉ को कहा जाता है जो इस पूरे यूनिवर्स के हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर, हर एक कंडीशन में काम करे, उससे कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कूलॉम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसकी कुछ कमियां हैं, सब जगह पे काम नहीं करता है। तो कहाँ कहाँ काम नहीं करता उसको हम लोग अभी देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द चार्जेज एट रेस्ट। ध्यान दीजिए, पहला लिमिटेशंस क्या है कि जो फोर्स है, वो फोर्स मतलब जो कूलॉम्स लॉ है, जो कूलॉम्स लॉ वो कब अप्लाई हो सकता है, कब एप्लीकेबल है, कब इसका यूज किया जा सकता है? जब दो चार्ज होंगे या जो भी चार्ज होगा वो चार्ज रेस्ट में हो। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तभी हम लोग ये कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे इनके बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। अगर मान लीजिए कि चार्ज मूव कर रहा हो, ये भी चार्ज इधर भाग रहा है और ये भी चार्ज इधर भाग रहा है, ये किधर भी किसी भी साइड जा रहा है, तो ये जब दोनों मोशन में आ गया, ये मतलब चार्जेस जब मोशन में आ गए तब ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे बेस्ट सूटेबल है, ध्यान दीजिए, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर काम करता है जब दोनों चार्जेस रेस्ट में होंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जब चार्जेस रेस्ट में हो तभी एप्लीकेबल है ये, तभी बेस्ट सूटेबल है, सबसे बेहतर काम करता है। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है कि चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। सेकेंड एप्लीकेबल लिमिटेशंस क्या है कि अगर जो चार्ज बॉडी है, जैसे सपोज एक चार्ज बॉडी ये वाला है, दूसरा चार्ज बॉडी ऐसे 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 करके ये आया हुआ है ना, एक चार्ज बॉडी ये और एक चार्ज बॉडी है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है और इस पर चार्ज है ना, तो दोनों चार्ज बॉडी है। ध्यान से देखिए, तो ये इसका एक शेप हम कह सकते हैं, इस चार्ज बॉडी का एक शेप कह सकते हैं स्फेरिकल शेप है ना, जबकि इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, आर्बिट्रेरी शेप है ये, मतलब कोई निश्चित कोई नाम इसका नहीं है, कोई अजीब टाइप का शेप है। तो जब इस तरह का शेप हो जाए, इस केस में भी इन दोनों के बीच अगर हम फोर्स निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ से फोर्स मतलब कूलॉम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। कब अप्लाई नहीं होगा? जब जो चार्ज बॉडी है, जिस बॉडी का हम बात कर रहे हैं, जो चार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी आर्बिट्रेरी शेप का हो, तब हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। चार्ज बॉडी कोई निश्चित शेप का हो, जैसे स्फेरिकल, सबसे बेहतर है स्फेरिकल पॉइंट चार्जर है, स्फेरिकल छोटा छोटा वो रहे, तब हम लोग ये कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये आर्बिट्रेरी शेप का आ जाए, किसी अजीब टाइप का शेप का आ जाए, जैसे ऐसे करके ये देखिए, ये एक शेप मान लीजिए ये आ गया, तो इस तरह के शेप में ये एप्लीकेबल कूलॉम्स लॉ नहीं होगा, है ना। दो लिमिटेशन समझ में आया। पहला क्या था कि रेस्ट में होना चाहिए, दूसरा क्या है कि जो चार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी आर्बिट्रेरी शेप का नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी शेप का नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, अच्छा थर्ड क्या है? थर्ड क्या कहता है? थर्ड बोलता है इट इज एप्लीकेबल इन ओनली दोज केसेस वेयर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब पहले समझिए। देखिए इसके पहले आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें भी आप पढ़े होंगे कि F जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर रहे हैं तो चार्ज बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर रहे हैं, तो F बराबर पढ़े होंगे G(m1 m2) बाय में R का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बाय में R का स्क्वायर आप देखते थे, ये क्या था? फोर्स इनवर्स होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसका? R के स्क्वायर का। उसी तरह से अभी हम लोग देखें कूलॉम्स लॉ में देखें कि F इज K(q1 q2) बाय में यहाँ भी क्या आया हुआ है? R स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ पर भी R स्क्वायर है। तो नीचे अगर आपका डिस्टेंस का स्क्वायर मिल जाए, डिस्टेंस का स्क्वायर मिल जाए इनवर्स में स्क्वायर, समझ रहे ना, नीचे अगर स्क्वायर मिल जाए तो इस तरह के लॉ को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको कूलॉम्स लॉ भी कहेंगे और इसका एक और नाम हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ।
इसका भी नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ के कहे जा सकते हैं। तो जब कभी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे हो रहा है उस कंडीशन में ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ। जब इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। समझ पाए? इनवर्स स्क्वायर लॉ समझ में आ गया। y में आर स्क्वायर अगर हो गया तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर आ जाता है, और जब कभी भी ऐसा हो तभी हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन समझ में आया। 3 लिमिटेशंस, और भी लिमिटेशंस हो सकते हैं लेकिन ये मेनली जो मुख्य लिमिटेशंस उसका हम बात किए हैं। फर्स्ट, जो चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। सेकेंड, कि जो बॉडी है वो बॉडी आर्बिट्रेरी शेप का नहीं होना चाहिए। और थर्ड, कि अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ वहां पर ओबे हो रहा है तभी हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, है ना। ठीक है।